दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध एक ऐसा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें इन दो देशों के अलावा अमेरिका और यूरोप के कई देश भी अपनी अपनी भूमिका अलग अलग तरीकों से निभा रहे हैं। यूएस लेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट नेटो ने ऑफिशियली तो रशिया पर कोई मिलिट्री वॉरफेयर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन यूएस और उसके एलाइज ने इकोनॉमिक वॉरफेयर की शुरुआत कर दी है। इकोनॉमिक वॉरफेयर मेनली इकोनॉमिक सैंक्शंस के रूप में देखा जा रहा है, जहां यूएस की कोशिश है कि वो रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर उसे यूक्रेन इन्वेजन को गिव अप करने के लिए प्रेशराइज करे। यूक्रेन पर अटैक को लेकर रशिया अपने आर्गुमेंट्स दे रहा है और वो इसके लिए यूएस और नेटो को जिम्मेदार बता रहा है। वहीं दूसरी ओर यूएसए इसका पूरा ब्लेम रशिया पर थोपना चाहता है। खैर, बात करें अगर इकोनॉमिक सैंक्शन की, तो उसका एक बड़ा एंगल स्विफ्ट नाम के एक फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफर को फैसिलिटेट करता है। फरवरी 27 को इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि यूएस लेड वेस्टर्न एलाइज ने रशिया के कुछ बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से कट ऑफ करने की बात की है। 1973 में जन्मा स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क है जिसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में अपनी मोनोपोली बना ली है और रशिया भी इस पर डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर वेस्ट रशिया को इस सिस्टम से ब्लॉक या कट ऑफ कर देता है तो ये रशियन इकोनॉमी पर एक बड़ा ब्लो साबित होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या रशिया के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? दोस्तों, स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव्स हैं और इसलिए आज की वीडियो में हम स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव्स पर चर्चा करेंगे, जिनके इस्तेमाल से रशिया खुद को वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शन से बचा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिस्कशन में हम एक इंडियन एंगल को भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इंडिया वो देश है जिसने सो फार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश की है। ऊपर से इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है और रशिया उसका हिस्टोरिकल पार्टनर है और रिलायबल फ्रेंड होने के साथ साथ मेजर डिफेंस सप्लायर भी है। अगर वेस्ट स्विफ्ट पर सैंक्शंस लगाए तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी अवश्य होगा और इसलिए इंडिया के लिए भी स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव खोजना जरूरी हो जाता है। ऐसे में हमारे सामने एक ही शब्द आता है जिसने पिछले 5 सालों में डिजिटल पेमेंट्स को रिवॉल्यूशनाइज करते हुए पूरी दुनिया में नाम कमाया है। ये शब्द है एनपीसीआई द्वारा बनाया गया पेमेंट सिस्टम यूपीआई। जी हाँ, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या यूपीआई स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव बन सकता है। क्या इंडिया का एनपीसीआई यूक्रेन क्राइसिस में न्यूट्रल पोजीशन रखने वाले देशों के साथ मिलकर स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव्स पर काम कर सकता है? चलिए शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन की और सबसे पहले डिटेल में समझते हैं कि आखिर स्विफ्ट है क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड जो है AG33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका जन्म 1973 में वर्ल्ड वॉर 2 एरा से यूज हो रहे टेलेक्स नाम के एक सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए हुआ था, जो उतना रिलायबल और एरर प्रूफ नहीं था। ये फैसिलिटी एक्चुअल में एक बेल्जियन कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो दुनिया भर में लोकेटेड इंटरनेशनल बैंक्स के बीच के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इंश्योर करने में मदद करती है। इसका प्रिंसिपल फंक्शन मैसेजिंग नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना है। स्विफ्ट आज लगभग 11,000 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ लिंक करता है और इसके थ्रू लगभग 40 मिलियन फाइनेंशियल मैसेजेस डेली रिकॉर्ड होते हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि स्विफ्ट कोई बैंक नहीं है, बल्कि केवल एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जो पेमेंट इन्फॉर्मेशंस को सेंड और रिसीव करने में मदद करता है। लेकिन इसे कंट्रोल कौन करता है? दोस्तों, स्विफ्ट के क्रिएशन के पीछे अमेरिकन और यूरोपियन बैंक्स का हाथ है। आज ये नेटवर्क दुनिया भर के लगभग 3500 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा जॉइंटली ओन्ड है। इसे ओवरसी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी G10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की है, जिसमें लीड ओवरसीयर नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम है। नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम के अलावा यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान भी इंपॉर्टेंट नाम है। तो आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम को कोई एक बैंक तो ओन नहीं करता है, लेकिन स्विफ्ट के मेन ओवरसीयर्स वेस्टर्न एलाइज ही हैं। इसके अलावा स्विफ्ट बेल्जियन लॉ और EU के डिसीजंस को भी फॉलो करता है। भले ही स्विफ्ट का हेडक्वार्टर बेल्जियम में स्थित है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डेटा सेंटर यूएस के वर्जीनिया में है और इसलिए भी स्विफ्ट पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है। खैर, स्विफ्ट पर आज रशिया भी काफी हद तक डिपेंडेंट है, क्योंकि रशियन नेशनल स्विफ्ट एसोसिएशन का कहना है
कि रशिया में आज स्विफ्ट का सेकंड लार्जेस्ट यूजर बेस है आफ्टर द यूएस। लगभग 300 रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्विफ्ट का हिस्सा हैं, जो रशिया के सारे इंस्टीट्यूशंस का 50% है। इसके अलावा इंडिया और चाइना जैसे बड़े इकोनॉमीज भी इसके इस्तेमाल करते हैं। स्विफ्ट पर देशों के डिपेंडेंस को हम सैंक्शन से होने वाले पॉसिबल लॉसेस के एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। दोस्तों, ईरान पर 2012 में स्विफ्ट सिस्टम के सैंक्शंस लगे थे। कहते हैं कि ईरान ने इन सैंक्शंस के बाद अपने 30% फॉरेन ट्रेड और ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यूज का ऑलमोस्ट आधा खो दिया था। ऐसे एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं यूएस के राइवल देशों या न्यूट्रल देशों को स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव पर विचार विमर्श करने के लिए पुश करते हैं, क्योंकि एक सिस्टम की ऐसी मोनोपोली और उस पर वेस्ट का कंट्रोल इन देशों की सोवर्निटी पर भी खतरा बन जाता है। तो क्या इस सिस्टम का कोई ऑल्टरनेटिव है? दोस्तों, एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो जब 2014 में रशिया ने क्राइमिया को इन्वेड किया था, तो तब भी उसे स्विफ्ट से एक्सक्लूड करने की बातें चल रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने एक ऑल्टरनेटिव नेटवर्क क्रिएट किया था। जी हाँ, इसका नाम है सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्विफ्ट के आगे उतना कारगर नहीं है और एक इनएडिक्वेट रिप्लेसमेंट है। 2020 के अंत तक इस सिस्टम में केवल 400 पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम 23 कंट्रीज। इसके अलावा चाइना ने भी खुद का एक क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम या CIPS बनाया है, जो स्विफ्ट को बाईपास करने का एक ऑप्शन है। चाइना आज दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अगर ये सिस्टम काम कर गया तो ये डॉलर की डोमिनेंस को दुनिया भर में इरोड कर सकता है। इसके साथ साथ यूएस का इकोनॉमिक पेमेंट सिस्टम में डोमिनेंस भी खतरे में पड़ जाएगा और इकोनॉमिक सैंक्शंस एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी का महत्व घट जाएगा। लेकिन फिलहाल चाइना की ये सिस्टम भी स्विफ्ट को चैलेंज करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये मेनली युआन में डील करता है और ग्लोबल पेमेंट सिस्टम्स लार्जली डॉलर ड्रिवन है। ऐसे में भी सवाल है कि स्विफ्ट को आखिर कौन चैलेंज कर सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का नाम सामने आता है। दोस्तों, स्विफ्ट से जब ईरान को कट ऑफ किया गया था तो इंडिया को इसका काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि ईरान इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल पार्टनर था। ऐसे ही अगर रशिया को कट ऑफ किया गया तो इंडिया को डिफेंस प्रोक्योरमेंट में काफ़ी नुकसान हो सकता है। इंडिया ने कभी भी वॉर को कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन नहीं माना है और इसलिए हमेशा से उसने वॉर्स को क्रिटिसाइज किया है, पर फिर भी इंडिया ने कई सारे ग्लोबल मुद्दों पर नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को अपनाया है। ऐसे में स्विफ्ट पर अमेरिकन मोनोपोली इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से शेप करने से रोकता है। इंडिया इससे अवेयर भी है। यही वजह है कि इकोनॉमिक टर्म्स में डेवलप्ड कंट्रीज के डोमिनेंस और बायसेस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ब्रिक्स जैसे ऑल्टरनेटिव मॉडल्स पर जोर देना चालू किया था, ताकि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस के सामने न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे ऑल्टरनेटिव्स की स्थापना की जाए। रशिया के खिलाफ चल रहे इकोनॉमिक सैंक्शंस इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म ना करें और इंटरनेशनल एरिना में इकोनॉमिक मोनोपोलीज ना बने, इसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया ऑल्टरनेटिव मॉडल्स को दुनिया के सामने रखे। इसका एक तरीका तो ये है कि इंडिया रशिया और चाइना की तरह अपना खुद का एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश करे और इसके लिए वो रशिया, चाइना, म्यांमार, ईरान, क्यूबा और बाकी के वो देश जिनके खिलाफ यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं उनके साथ कोलैबोरेट करे। 2021 में इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि इंडिया और सिंगापुर के सेंट्रल बैंक्स ने एक पैक्ट के तहत अपना पर्सपेक्टिव पेमेंट सिस्टम्स यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और पेनाउ को लिंक करने का डिसीजन लिया था। ये लिंकेज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और रेमिटेंस फ्लोस को ईज करेगा। ये यूनिक इनोवेशन है जो इन देशों को बिना किसी इंटरनेशनल सिस्टम पर डिपेंडेंस के ट्रांजैक्शन में मदद करेगा। इसका फ़ायदा ये भी है कि UPI और पेनाउ दोनों अपने यूजर्स को इंस्टेंट पेमेंट करने में मदद करते हैं। स्कॉलर्स का दावा है कि इस तरह का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को 5% से घटाकर 2% तक कर देता है, जो एक पॉजिटिव स्टेप है। इसके पहले पेनाउ ने खुद को थाईलैंड के प्रॉम्प्ट पे से भी इस तरह से लिंक किया था। दोस्तों, स्विफ्ट के मुकाबले UPI बेस्ड ट्रांजैक्शंस फास्टर भी हैं और यूज़र फ्रेंडली भी, और इसलिए UPI में कुछ इनोवेशंस कर इसे स्विफ्ट के सामने खड़ा किया जा सकता है। UPI ने जिस तरह से इंडिया के डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज किया है और इंटरनेशनल अरीना में अपनी पहचान बनाई है, उससे ये भी पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में बाकी के देश खुद ही UPI को अडॉप्ट कर लें। कई देशों में UPI की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की भी बात ऑलरेडी चल रही है। प्लस इंडिया ने जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमेशा से न्यूट्रल स्टैंड्स की कोशिश की है और इसलिए शायद ही कोई देश इस बात से कंसर्न होगा कि इंडिया की इस सेक्टर में
मोनोपोली उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। ऊपर से इंडिया आज टेक्नोलॉजी के मामले में मैसिव टैलेंट्स प्रोड्यूस करता है जो उस तरह के टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स को रशियन या चाइनीज मॉडल्स के सामने एक बेटर ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं। यूपीआई खुद इसका एक एग्जाम्पल है, जिसके जैसे सिक्योर और इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम दुनिया में रेयरली ही मिलेंगे। इसके अलावा इंडिया को अपना ध्यान अब डिजिटल करेंसीज की तरफ भी बढ़ाना होगा, जो फ्यूचर पेमेंट्स में क्रूशियल होगा। जी हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड ग्लोबल पेमेंट इंटरफेस या जीपीआई पर ध्यान देना होगा, और इंडिया को इस पर ध्यान ही नहीं बल्कि इसे पायनियर करना होगा। हम इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ई रूपी का नाम दे सकते हैं। करंट पेमेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कुछ केसेस में 10% पर ट्रांजैक्शन जितना होता है। यह हाई कॉस्ट डिजिटल करेंसीज में काफ़ी कम हो सकती हैं, और इसलिए डिजिटल करेंसीज ही फ्यूचर है। करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया जैसा देश जिसने अपनी सॉफ्ट पावर से दुनिया भर का दिल जीता है, अगर वो इस तरह के सिस्टम्स की शुरुआत करने में लीड लेगा तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चाइना जैसे देशों के हेजेमोनिक एम्बिशन से ऑलरेडी कई देश अवेयर हैं, इसलिए चाइना द्वारा क्रिएटेड सिस्टम्स इंडिया द्वारा क्रिएटेड सिस्टम के आगे शायद ही बेटर परफॉर्म कर सकें। बाद में यूरोप के वो देश जो यूएस लेड डिसीजंस का सपोर्ट नहीं करते, उन्हें भी इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। यूरोप आज रशियन एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और इसलिए सारे देश यूएस द्वारा सजेस्टेड स्ट्रिक्ट सैंक्शंस पर एग्री नहीं करते, लेकिन कई बार उनके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। लेकिन अगर इन देशों के पास एक ऑल्टरनेटिव होगा तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, इस तरह से बायलैटरल यूपीआई बेस्ड नेटवर्क्स, यूपीआई बेस्ड ग्लोबल पेमेंट इंटरफेस और ग्लोबल डिजिटल करेंसी बेस्ड जीपीआई के थ्रू स्विफ्ट की हेजेमनी को चैलेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस कि क्या यूपीआई स्विफ्ट को रिप्लेस कर सकता है। इस वीडियो के अंत से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है, और यूपीआई और स्विफ्ट से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस2 के इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन और जीएस3 के इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। And the question is that how UPI can be helpful in countering Western economic hegemony. Please comment on that. आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।